हेलो दोस्तों, मैं दिलीप कुमार सिंह आप सभी लोगों का फिर से स्वागत करता हूं। एक बार भव्य स्वागत करता हूं अपने विद्यालय के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों मैं एक बार फिर से हाजिर हूं आपका एक नई वीडियो लेकर के। लास्ट वीडियो में आपने माइंड के बारे में पढ़ा था, आपने देखा था, सारी चीज़ों को समझा था। अब इस वीडियो में हम उसके आगे की बातें करेंगे, लेकिन उसके लिए छोटा सा रिविज़न हो जाए। रिविज़न इन द सेंस आप देखें, देखिए हमने पढ़ा था लास्ट में कि अनुवर्ती क्रियाएं, प्रतिवर्ती क्रियाएं, ऐच्छिक क्रियाएं, अनैच्छिक क्रियाएं कैसे होती हैं और दिमाग द्वारा कैसे कंट्रोल होती हैं। एक छोटा सा रिवीजन, खुद ही चीज़ों को ध्यान से समझिएगा। हमने पढ़ा एक होती है ऐच्छिक क्रिया, एक अनैच्छिक क्रिया, एक प्रतिवर्ती क्रिया। ऐच्छिक क्रिया जो हम अपनी इच्छा से करते हैं, जैसे बोलना, लिखना, समझना, कहना। अनैच्छिक क्रियाएँ वो होती हैं जो कि हमारी बिना इच्छा के भी चलती रहे, दिल का धड़कना, श्वास का चलना, ब्लड का सप्लाई होना, सब कुछ जो ऑटोमेटिक बॉडी में सारी क्रियाएं चलती जा रही हैं, वो क्या है? अनैच्छिक क्रियाएं। और उसके बाद अगली क्रिया क्या होती है? प्रतिवर्ती, कि हमारे हाथ में कांटा लगा या मच्छर काटा, कुछ भी हुआ तो हमने तुरंत हाथ हटा लिया या वहाँ पर मच्छर को हमने मार दिया, ये थी प्रतिवर्ती क्रिया। प्रतिवर्ती क्रिया कंट्रोल होती है मेरुरज्जु से, और बाकी ऐच्छिक और अनैच्छिक क्रियाएँ होती हैं मानव मस्तिष्क से। ठीक है, क्लियर है? इसमें हमने पढ़ा अग्र मस्तिष्क, सारे भाग पढ़े, अग्र मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क। उसके बाद तंत्रिका द्वारा किस तरह से चीज़ों का नियमन होता है, किस तरह से हमने तंत्रिका कोशिका पढ़ी कि किस तरह से सूचनाएं एक छोर से दूसरे छोर तक जाती हैं। ठीक है, लेकिन इसकी भी सीमाएं होती हैं। जैसे एक बार अगर कोई भी विद्युत आवेग उत्पन्न हो गया, कहीं पर मच्छर ने काटा, कहीं काटा चूहा, कई चीज़ें हुई, उसके बाद क्या होता है कि एक बार सूचना वहाँ से गई, तुरंत वहाँ से इंफॉर्मेशन मोटर सेल्स के द्वारा उस बॉडी पार्ट को आई, हाथ को आई कि हाँ जी अब आपको हाथ हटाना है, हाथ अपने आप ऑटोमेटिक उठ जाता है। लेकिन दोबारा अगर वही सूचनाएं होती हैं तो इसको फिर से सूचना को ले जाने में समय लगता है। यहाँ पर इन क्रियाओं की, विद्युत आवेगों की लिमिटेशन शुरू हो जाती है, इनकी सीमाएं शुरू हो जाती हैं। इसके आगे इतना फास्ट काम वो नहीं कर पाते हैं, दोबारा सूचनाएं रुक जाती हैं। तो उसमें फिर उसको कंट्रोल करने के लिए ऊपर वालों ने वहां पर हार्मोन्स का निर्माण किया है, हार्मोन स्रावित करने वाली ग्रंथियों का निर्माण किया है, जो कि कुछ रसायन इस तरह से उस बॉडी में, ब्लड में इस तरह से कुछ रसायन प्रवाह कर देती हैं कि आगे का सारा कार्य, जहां पर इनकी सीमाएं खत्म हो जाती हैं विद्युत आवेग की, वहां से सारी क्रियाओं को जो है कार्यान्वित करती हैं क्या? रासायनिक चीजें, जिनको कि हार्मोन्स बोलते हैं। उसको हम आगे पढ़ेंगे। तो अभी आगे का चैप्टर है, देखें अभी हमने दिमाग पढ़ लिया, हमने तंत्रिका कोशिका पढ़ ली। अब ये इनकी आगे चीज की इसकी सुरक्षा कैसे की जाती है? बॉडी का कोई पार्ट, हार्ट भी देखें आप तो हार्ट हमारा यहाँ कहाँ? सीने में। और हार्ट के ऊपर जो है सेल्स हैं, बहुत सारे पेशियां लगी हुई हैं, रिब्स लगे हुई हैं, पसलियां बनी हुई हैं, ताकि हार्ट सुरक्षित रह सके। बहुत कोमल अंग है हमारा। हमारा माइंड कहाँ है? खोपड़ी के अंदर है, बहुत नाजुक चीज है। इसमें इसके ऊपर का जो सिरा है पूरा, एक कपाल बोलते हैं ना, कपाल पूरा हार्ड है, जिसके अंदर माइंड फिट है, हड्डियां होती है, यानी कुछ भी एक बार गिरे तो जो है अटैक कहाँ पर हो? इन हड्डियों पर हो। ये चीजें उसको थाम ले, माइंड को कोई डिस्टर्बेंस ना होने पाए। ये ऊपर वाले ने बड़ी माइंड को भी माइंड लगा करके बनाया हुआ है, समझे आप? तो आप देखें कि ये बन तो गई, लेकिन अगर इनकी सुरक्षा नहीं होगी तो हम कैसे सोचेंगे, कैसे प्लान करके? जिनका ये डिस्टर्ब हो जाता है, बॉडी कितनी भी लंबी चौड़ी हो, अगर व्यक्ति का दिमाग डिस्टर्ब हो जाए, लोग कहते हैं ना कि हम पागल नहीं है भैया, हमारा दिमाग खराब है। तो अगर व्यक्ति यहीं से डिस्टर्ब हो जाए तो पूरी बॉडी किसी काम की नहीं है। आप देखेंगे लंबा तंबा हट्टा कट्टा व्यक्ति क्या करता है? कहीं नाली में पड़ा हुआ, कहीं कहीं पड़ा हुआ है, कहीं कोई शराब पी के पड़ा। बताया ना कि शराब पीने से अल्कोहल सबसे अधिक प्रभावित करता है आपके पश्चिम दिमाग को, जिससे हमारी चाल ढाल, बोलना चालना, प्लान बनाना, सोचने की क्षमता विकसित होती है, उसी को प्रभावित कर देता। तो हमारी सोचने समझने की क्षमता कमजोर हो जाती है। तो आदमी कहीं लड़खड़ा रहा होता है, कहीं गिर रहा होता है, कहीं नाली में पड़ा होता है, क्योंकि उसकी समझने की क्षमता खत्म हो जाती है। ठीक है, तो दिमाग ही हमारा सबसे, ये पूरी बॉडी का किंग है, इज द हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ द बॉडी। ठीक है, तो अब देखें ये इस दिमाग की संरचना तो की गई, लेकिन इसको सुरक्षित किस तरह से ऊपर वाले ने किया, वो आगे पढ़ते हैं अपन लोग। ठीक है, चीज़ों को रिवीजन करते रहें। अब देखिए, अगर आपने रिवीजन किया होगा, समझा होगा, तो आगे की चीज़ें भी बहुत अच्छी तरह से आपको समझ में आएंगी। बहुत नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। नोट्स आपको आप कमेंट करिएगा या मेल करिएगा, SMS करिएगा, आपको नोट्स भेज दिए जाएंगे। वे चीज़ों को अच्छे से समझ लें आप। ठीक है, आगे देखते हैं। अब देखिए, तो मस्तिष्क का भाग आपने उस दिन पढ़ा हुआ था। अब इसके बाद पिछली क्लास में, अब इसके बाद देखिए आपका अग्र मस्तिष्क है, ये प्रमस्तिष्क है, ये सारा सिरा, ये जो आपका ये वाला पार्ट है, ये आपका अग्र मस्तिष्क है, फोरहेड। ठीक, अग्र मस्तिष्क है।
ये इसके अंदर ये सारे न्यूरॉन्स यहाँ भरे पड़े हैं, सारे प्लाज्म भरे पड़े हुए हैं। तो यहाँ पर ये आपका प्रमस्तिष्क है, ये आपका कपाल है जो हड्डियों वाला भाग होता है, ये आपका मध्य मस्तिष्क बीच वाला भाग है जहाँ से दोनों भाग दिमाग के जुड़े होते हैं। यहाँ आपका हमने आपको बताया कि थाइलेमस है, हाइपोथैलेमस है, जिसकी जो एक तरह का गड्ढा टाइप का है, जिसके अंदर आपकी पीयूष ग्रंथि है जो हमारी बॉडी के हमारे विकास को और हार्मोन्स तक को भी कंट्रोल करती है कि कितना श्रवण करना है कितना नहीं। इसी को बोलते हैं मास्टर ग्लैंड यानी मास्टर ग्रंथि। ठीक है, उसके बाद आपका यह पॉन्स है, यहाँ मेडुला है, ये अनुमस्तिष्क, ये आपका सेरेबेलम वाला पार्ट है यानी पश्चिम मस्तिष्क यानी हाइंड आपका जो होता है हाइंड ब्रेन, और यही से आपका मेरुरज्जु निकला हुआ है। ठीक है, ये पूरा दिमाग की संरचना है। अब मस्तिष्क और मेरुरज्जु की सुरक्षा कैसे की जाती है तो वो देखें। मस्तिष्क आपका जो है मस्तिष्क एक हड्डियों के बॉक्स में अवस्थित होता है। एक सेकंड, थोड़ा टेक्नोलॉजी है। मस्तिष्क एक हड्डियों के बॉक्स में अवस्थित होता है। बॉक्स के अंदर तरल पूरित गुब्बारे में मस्तिष्क होता है जो प्रघात अवशोषक का कार्य करता है, यानी कोई किसी भी तरह का जो आघात होता है पहले उस तक पहुंचता है दिमाग, यानी सुरक्षा। कोई भी अटैक होगा पहले इन कपाली हड्डियों पर थोड़ा झनक बनक होगी, लेकिन दिमाग तक चीजें बहुत जल्दी से नहीं पहुंचती हैं। पहले ये सर फूटेगा, बहुत तेज झटका लगेगा, उसके बाद जाकर दिमाग का कुछ चीज़ें डिस्टर्ब होती हैं। अगर वो डिस्टर्ब होगा तो पूरा बॉडी किसी काम का फिर नहीं है। तो उसकी सुरक्षा के लिए पूरा पेशियों का बना हुआ ये कपाल सबसे हार्ड चीज़ है, बॉडी के हड्डियों से बना हुआ पूरा कपाल है। कपाल के अंदर दिमाग है जो कि दिमाग की सुरक्षा करता है। ठीक है, और मस्तिष्क, ठीक है, मेरुरज्जु की सुरक्षा के लिए कसरुकदंड या रीढ़ की हड्डी होती है। हमने जैसा बताया 12 जोड़ी हड्डियां होती हैं, उनके अंदर मेरुरज्जु होता है जो कि सीधा गया होता है और वहां से तंत्रिकाएं निकली होती हैं, यानी पहला अटैक जो रीढ़ की हड्डी पे होगा, मेरुरज्जु पर कोई अटैक नहीं होगा। उसकी सुरक्षा के लिए ये सारी हड्डियां होती हैं जो मेरुरज्जु की सुरक्षा करती हैं। ठीक है, इसके बाद अब समन्वय कैसे होता है देखें आप। जो समन्वय यानी कोऑर्डिनेशन का मतलब जैसे आप समझें कि अगर कोऑर्डिनेशन इस तरह से समझें, कोई भी प्रोजेक्ट, कोई भी चीज़, जैसे अब 10वां महला है, 10वां महला मान लें, 10 सीढ़ी ले लें, 10 सीढ़ी के बाद छत है, छत पे हमारे को 10 बाल्टी पानी पहुंचाना है और 10 सीढ़ियों पर 10 लोग खड़े हैं, नीचे से एक एक बाल्टी पानी जा रही है, एक वाला दूसरे को दूसरा, तीसरे को तीसरा, चौथे को चौथा, पांचवें को थमा रहा है। अब अगर पहले वाले ने दूसरे को नहीं थमाया तो बीच की पूरी लाइन बेकार हो जाएगी। और अगर कहीं बीच वाले ने गैप कर दिया, बाल्टी तीसरे नंबर के बाद चौथे को नहीं दिया, पांचवें को नहीं दिया, तो फिर चेन खराब हो जाएगी। जो प्रोजेक्ट है 10 बाल्टी पहुंचाने का वो खराब हो जाएगा। तो एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, हर किसी को अपनी जगह का अपना कार्य पूरी तरह से पूरा करके अगले को अपनी बाल्टी उठाया, अगले को दे दिया। यहाँ तक का कार्य उसको पूरा करना है। यहाँ तक का कार्य अगर उसका नहीं होगा, एक ने भी अपने काम में गड़बड़ी करी तो पूरा का पूरा प्रोजेक्ट, पूरा का पूरा काम डिस्टर्ब हो जाएगा। तो इन सब लोगों को एक लय में चलने को बोलते हैं एक समन्वय। हर कोई अपना कार्य स्वयं करेगा और अपना कार्य पूरा होने के बाद अगले को स्थानांतरित कर देगा। ये जो सोच होती है, ये जो पूरा कंट्रोल होता है, इसी को समन्वय बोलते हैं। समझ गए आप? अब तंत्रिका कोशिकाओं में और पेशीय कोशिकाओं में जब तक समन्वय नहीं होगा, एक दूसरे को सूचना का आदान प्रदान नहीं होगा, तब तक कार्य नहीं करेगा। कि ग्राही अंग ने यहाँ से चींटी काटी या काटा चूहा, यहाँ ग्राही अंग रिसेप्टर्स ने, त्वचा ने बता तो दिया कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, लेकिन यहाँ मच्छर ने काटा, लेकिन यह हाथ कैसे उठेगा इसको? यह हाथ है, ये पूरा का पूरा एक अंग है। बॉडी कैसे बनी होती है? पहले सेल्स होती हैं। सेल्स यानी बॉडी का जो बताएं आपको, बॉडी का जो स्ट्रक्चर है यही बना देते हैं। आपकी पहले क्या बनती है? कोशिका। ठीक, कोशिकाएं होती, सबसे छोटी संरचना बॉडी की क्या होती है? कोशिका। कई कोशिकाएं मिलकर के क्या बनाती हैं? कोशिकाओं का समूह, जिसको बोलते हैं ऊतक। ठीक, कोशिका की क्या बनता है? ऊतक। ठीक, फिर कई सारे ऊतक मिलकर के बना ऊतकों का समूह। ठीक है, ऊतक तंत्र बनता है। ऊतकों के बाद क्या बनता है? कई सारे ऊतक मिलकर के बॉडी का एक अंग बनाते हैं। और जैसे एक अंग बना लिया, हाथ, एक उंगली बन गई, और कई सारे जो ऊतकों का तंत्र है वो मिलकर के एक अंग बनाए, कई सारे अंग मिलकर के एक पूरा शरीर बनाते हैं।
अंगों से अंग तंत्र बनता है, अंग तंत्र से पूरा कई सारे अंग तंत्रों से मिलकर के पूरा का पूरा शरीर बना होता है। तो इन सब में जो सूचना का जो काम कार्य होता है वो तंत्रिकाओं का होता है। तंत्रिकाओं ने सूचना तो दे दी, लेकिन अब वो तंत्रिकाओं ने सूचना दे दी, लेकिन अब यहाँ मसल्स हैं, पेशियां हैं, इन तक सूचना जब तक नहीं पहुंचेगी, ये हाथ यहाँ से उठ करके यहाँ पे नहीं आएगा। तो यहाँ पर सूचना कार्यवाही कैसे होती है वो हम आप देखते हैं। जैसे अब पहले ज्ञानेंद्रिय यानी आपकी जो ग्राही है, जो आपका न्यूरॉन्स है, उसने सूचना ले लिया और यहाँ पे संवेदी जो तंत्रिका है, जो न्यूरॉन्स है, उसको सूचना पहुंची। उसके बाद ये सारी सूचना केंद्रीय तंत्रिका तंत्र यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दिमाग तक या मेरुरज्जु तक पहुंच गया, मस्तिष्क तक पहुंचा या मेरुरज्जु, दोनों में से कहीं भी सूचना पहुंच गई, जिसका जो पार्ट है पहुंच गई। उसके बाद जो सूचना प्राप्त हुई, उस सूचना प्राप्त व संसाधित करना ये इसका काम है। उसके बाद यहाँ निर्णय करेगा कि कौन सा बॉडी पार्ट, कौन सा अंग यहाँ के लिए सही रहेगा जो इस कार्य को पूर्ण कर सके। जैसे अब कोई चोरी हो गई, ठीक है, तो आपने शिकायत दर्ज करी, शिकायत वहां पहुंच गई, गवर्नमेंट तक सूचना गई कि हाँ जी वहां पर चोरियां हो रही, तो गवर्नमेंट करी हाँ जी वहां का जो नियर बाई थाना हो वहां से पुलिस वालों को भेज दो, वो कंट्रोल करेंगे। अगर कहीं दंगा फसाद हो गया, नहीं जी अब पुलिस वालों से कंट्रोल नहीं होगा, पीएसी बल भेजो। और कुछ बड़ा हो गया जी मिलिट्री भेजो। और कुछ बड़ा हो गया तो बड़ी बड़ी फोर्सेस हैं उनको भेजो। तो ये सारा कंट्रोल कौन करता है? हेड ऑफ डिपार्टमेंट की कौन सा काम किसके लेवल का है, किससे कंट्रोल होगा। जो व्यवस्था, एक चीज ध्यान रखना, जो व्यवस्था इस शरीर की है वही सारी नकल करके इस समाज की है, इस संसार की व्यवस्था है। कहा था अध्यात्म में जो बाहर है वो अंदर है, तो यही सब है। जो व्यवस्था इस शरीर की है वही व्यवस्था बाहर है, जो बाहर है वही अंदर है। इसी को समझ लेने को ज्ञान बोलते हैं। ठीक है, धीरे धीरे समझिए, चलते रहिए, कोई बात नहीं। तो ज्ञानेंद्रिय, संवेदी तंत्रिका, फिर वहां से केंद्रीय तंत्रिका तक पहुंचा, फिर सूचना वहां तक पहुंची, उसके बाद निर्णय लिया। उसके बाद अब कौन सा बॉडी पार्ट, कौन सा ऊतक उसको उस क्रिया को करने लायक है, किसके लेवल का काम है। इस हाथ में लगा तो ये हाथ तोड़ के मारेगा नहीं, ये हाथ करेगा। ये सारी सूचनाएं कौन करेगा? ये आपका दिमाग, ये आपका मस्तिष्क या मेरुरज्जु यहाँ से आपकी प्रतिक्रिया करेगी, अनुक्रिया उत्पन्न करेगी तथा प्रेरक तंत्रिका, यहाँ से जो प्रेरक तंत्रिका होगी उसको सूचना जाएगी वहां से। ये अब ये प्रेरक तंत्रिका यहाँ से काम आ जाएगा तंत्रिकाओं से हट करके पेशीय ऊतक को। फिर ये पेशीय ऊतक को ऑर्डर करेगा कि भाई यहाँ पर कुछ गड़बड़ हो रहा है, यहाँ पे कुछ करना है, तो यहाँ पर पेशी का संकुचन हो जाएगा, यानी आगे बढ़ाना है तो आगे बढ़ेगा, पीछे बढ़ाना है पीछे आएगा। यहाँ जहां जहां भी जाना है बॉडी को उसने ऑर्डर दे दिया, बॉडी उस तरह से अपना कार्य कर देती है। ठीक है, तो ये पूरी तरह से एक जाल बना हुआ है। सूचना आई और सूचना का निस्तारण किया गया। समझ गए? आगे देखते हैं। अब विद्युत आवेग या विद्युत संकेत या तंत्रिका तंत्र की सीमा है। अब ये देखिए, विद्युत संकेत केवल उन कोशिकाओं तक पहुंचता है जो तंत्रिका तंत्र से जुड़ी है, सीधी सी बात है। एक बार विद्युत आवेग उत्पन्न करने के बाद, जैसा मैंने आपको बता दिया है कि करने के बाद कोशिका नया आवेग उत्पन्न करने से पहले अपनी क्रियाविधि पुनः सुचारू रूप करने के लिए समय लेती हैं। अतः कोशिका लगातार आवेग उत्पन्न नहीं कर सकती है। एक बार मच्छर ने काटा, ठीक है, पहुंची सूचना कर दिया, दोबारा वही मच्छर ने काटा तो वो तंत्रिका उसको पुनः प्रसारित करने के लिए उतना समय लेगी। तब तक मच्छर कम से कम 4-5 बार काट करके अपना काम कर दिया होगा, चाहे मलेरिया का होगा, डेंगू का होगा, आगे क्या क्या होता है आपको पता है। ठीक है, तो ये चीजें तो, लेकिन अब वो सारी सूचनाएं तुरंत के तुरंत शरीर तक पहुंचे। यहाँ मच्छर ने काटा, यहाँ काटा, कहीं भी कुछ हुआ, पूरा बॉडी ऑटोमेटिकली चीजों को रिएक्ट कैसे करती है, ये सारा जो कंट्रोल होता है मेरे भाई, ये सारा कंट्रोल मस्तिष्क का होता है। और मस्तिष्क के साथ साथ न्यूरॉन्स ने तो आपने अपना काम एक बार आवेग उत्पन्न कर दिया, समय लिया, लेकिन समय के बीच का जो समय बचेगा उसमें काम होता है हार्मोन्स का। कुछ रासायन होते हैं जो ब्लड में जाकर के उस अंग को सूचित करते हैं, उसको हम आगे पढ़ेंगे। आगे देखें, हाँ, पौधों में, हाँ, ये तो जीवों का था, उसके बाद जीवों का था, जंतुओं का था। इसके बाद आते हैं पादपों में। हार्मोन्स भी आगे हम पढ़ने वाले हैं। पादपों में, पौधों में कोई तंत्रिका तंत्र, कोई सेंसरी ऑर्गन्स नहीं होते, लेकिन पौधों में भी आपने देखा होगा कि आपको लगेगा कि हाँ वो सेंस करने की उनके अंदर भी क्षमता होती है। कैसे होती है? जैसे आगे देखते हैं। अब उनमें तंत्रिका तंत्र नहीं होता है, उनमें रासायनिक संचरण होता है। किन किन चीजों का होता है? विद्युत संचरण की सीमाओं को दूर करने के लिए रासायनिक संचरण का उपयोग हुआ। जैसे पौधों में समन्वय
कैसे होता है? पौधों में गति होती है। गति दो तरह की होती है, वृद्धि का गति पर निर्भर ना होना, दूसरा वृद्धि पर निर्भर गति। जैसे एक देखोगे पौधा है, उसकी एक गति होती है जो वृद्धि के साथ चलती है। जैसे आपने देखा होगा पौधा से मटर का पौधा है, लौकी का है, कद्दू का पौधा है, अगर सामने कोई उसके अंदर कोई जो है डंडा लगा दिया, कोई छत की कोई दीवार है, कोई जो है छोटी सी वो दीवार या कोई खंभा है, तो मटर का पौधा उसके साथ साथ लपेट करके ऊपर पहुंच जाता है। इसको बोलते हैं गति वृद्धि के साथ, जो वृद्धि पर डिपेंड है। और एक होती है गति जो पौधा खड़ा है और किसी वजह से कभी टेढ़ा हो गया, इधर हो गया, उधर हो गया, इधर मुंह कर लिया, उधर मुंह कर लिया, ये जो गति है ये वृद्धि पर डिपेंड नहीं है। वृद्धि पौधे में नहीं हो रही, लेकिन गति हो रही है। वो क्यों टेढ़ा मेढ़ा होता है, इसको हम आगे पढ़ते हैं। पौधों में क्या होता है? हाँ, उद्दीपन। उद्दीपन हमने पढ़ा है आपको। उद्दीपन क्या है कि वो कोई बाह्य कारक जिसके कारण हम अपने शरीर में कुछ परिवर्तन करने के लिए मजबूर हो, वो उद्दीपन है। ठीक है, किसी ने अच्छी बात बोल दी, हम खुश हो गए, वो अच्छी बात हमारे लिए उद्दीपन है। किसी ने बुरी बात बोली, व्यक्ति दुखी हो गया, वो चीज क्या है? उद्दीपन है। वो खुशी का उद्दीपन था, ये दुख का उद्दीपन है। ठीक है, उद्दीपन वो कारक जिसकी वजह से हम अपने आप को परिवर्तित करने के लिए मजबूर हो जाते हैं, अपनी मानसिक क्रियाओं को बदल देते हैं, अपनी शारीरिक क्रियाओं को बदलते हैं, वो उद्दीपन एक कारक होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उद्दीपन के लिए तत्काल अनुक्रिया हाँ क्या होती है? पहले एक तो वृद्धि पर डिपेंड होता है कि बिना वृद्धि का होता है। वृद्धि पर निर्भर उद्दीपन के लिए तत्काल अनुक्रिया क्या होती है? वो वृद्धि पर निर्भर नहीं होती है। पौधे विद्युत रासायनिक साधन का उपयोग कर सूचनाओं को एक कोशिका से दूसरी कोशिका तक पहुंचाते हैं। कोशिका अपने अंदर उपस्थित पानी की मात्रा को परिवर्तित करके गति उत्पन्न करती है, जिससे कोशिका फूल जाती है, सिकुड़ जाती है। उदाहरण के लिए छूने पर छुई मुई पौधे की पत्तियों का सिकुड़ना। आपने छुई मुई का पौधा देखा होगा, नहीं देखा है तो गाँव में पूछिएगा, बड़े बुजुर्ग आपको बताएंगे। लोग बताएंगे हाँ जो छुई मुई का पौधा, खुद आप जाकर उसको छुएंगे तो होता क्या है? सारी पत्तियां ऑटोमेटिक सिकुड़ जाती हैं। जो तने से तरह सीधे पत्तियां सीधी है, आप जिसे छुएंगे वो पत्तियां अगर इस तरह से हैं आप ऑटोमेटिक ऐसे गिर जाएंगी। जैसे ही आप हटेंगे फिर धीरे धीरे पत्तियां सीधी हो जाएंगी, यानी वो पौधा अपने आप को सिकोड़ लेता। बोलते हैं उसको बोलते हैं छुई मुई का पौधा। बड़ा इंटरेस्टिंग पौधा है। लेकिन ये चीज आपने देखा होगा, उसमें वो लोग कैसे करते हैं? उनके अंदर तो कोई विद्युत आवेग है नहीं, तंत्रिका तंत्र है नहीं कि तंत्रिका तंत्र फैला है। आपने टच किया, उसने वहां से ग्राही अंग ने ग्रहण किया, अगले को सूचना दी, हाँ जी कुछ गड़बड़ हो रहा है, अपने आप को सिकोड़ लो। वहां तो ऐसा कुछ होता नहीं है। तो होता क्या है? पौधों में होता है उनके रसायन होते हैं, उनके अंदर खनिज है, लवण है, जल है, सब कुछ अंदर भरा हुआ है। तो पौधों के अंदर जो होता है वो पौधे क्या करते हैं? उनके अंदर रासायनिक साधन होते हैं जिनसे वो सूचना को कलेक्ट करते हैं, और सूचना जब उन तक पहुंचती है तो ऑटोमेटिक पौधे में ऐसा हो जाता है कि वो अपने जल की क्रिया को, अपने जल के मात्रा को उस जगह से कहीं कम कर लेंगे, कहीं ज्यादा कर लेंगे। अब पत्ती है यहाँ टहनी, यहाँ से जुड़ी हुई है, आपने यहाँ पे टच किया तो यहाँ पे जल की मात्रा को वो पूरी तरह से कम कर देगा। यहाँ पे जब जल की मात्रा कम होगी, यहाँ फूला हुआ है, जल की मात्रा जैसे कम हुई तैसे ये पत्ती लटक जाएगी। तो जैसे आपने छुआ, यहाँ से उसने जल का मात्रा अवशोषित कर लिया, यहाँ से पत्ती सिकुड़ गई। फिर कुछ देर आप हटे, उसको धीरे 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 ऑटोमेटिक यहाँ पर जल आ गया। ये सारा कुछ उसके रसायनों की वजह से होता है। ठीक है, इसको बोलते हैं अनुक्रिया। जिस तरह से वो जो है अनुक्रिया करते हैं, ये पौधों का समन्वय है, उनका कंट्रोल है। ठीक है, इस तरह की क्रियाएं होती हैं। और अब ये तो है वृद्धि के कारण गति। अब जैसे हाँ एक चीज और देखें, एक होती है अनुक्रिया, एक होता है अनुवर्तन। ठीक है, अनुवर्तन क्या होता है? जैसे कभी कभी आपने देखा होगा, जैसे सूरजमुखी का पौधा है, बाद में इसको लेते हैं। सूरजमुखी किसी पौधे को आप ले लें, कुछ पौधे जैसे होते हैं प्रकाश की दिशा में अगर रख दिया गया तो कभी कभी आप देखेंगे कि जहां से प्रकाश आ रहा है धीरे धीरे उस तरफ पौधा झुकता जा रहा है। पौधे की जो पत्तियां हैं वो प्रकाश की तरफ झुकी चली जा रही हैं और जड़ें प्रकाश से दूर हटी जा रही हैं। कुछ पौधों में देख रहे होंगे, गमला अगर आपने नीचे कर दिया तो धीरे धीरे पौधा का टेढ़ा होकर के ये ऊपर की तरफ बढ़ता जा रहा है और जड़ें नीचे की तरफ बढ़ती जा रही हैं। ये होता है अनुवर्तन। अनुवर्तन यानी किसी भी कारक की वजह से खुद में जो परिवर्तन किया पौधे करते हैं उसको बोलते हैं अनुवर्तन। अगर उस पौधा उस अनुवर्तन की वजह से उस जो कारक है उसके अनुवर्तन का अगर उसकी तरफ झुक रहा है उसको बोलते हैं धनात्मक अनुवर्तन। और अगर पौधा उस कारक की दिशा से उल्टी दिशा में भाग रहा है तो उसको बोलते हैं ऋणात्मक अनुवर्तन। जैसे अब एक पौधा लें, पौधे को आपने गमले में ले लिया, ऊपर से
कमरे में, ऐसे कमरे में जहां से एक ही तरफ से धूप आ रही होगी। 2-4 दिन बाद आप देखेंगे कि पौधा अभी तो हमने सीधा रखा था, धीरे धीरे वो धूप जहां से जिस तरफ से प्रकाश आ रहा है उसके तने जो है प्रकाश की तरफ झुकते चले जा रहे हैं। और नीचे के जड़ों में आप देखेंगे तो वो जड़ें, पौधे का जो तना है वो तो प्रकाश की तरफ जा रहा है और जड़ें उल्टी दिशा में भाग रही हैं, यानी प्रकाश की दिशा से उल्टी दिशा में जा रही थी। यहां हम क्या कहेंगे कि इनकी पत्तियों में, इनकी डालियों में तो धनात्मक अनुवर्तन हो रहा है और जड़ों में प्रकाश की वजह से ऋणात्मक अनुवर्तन हो रहा है। ठीक है, तो ये होता है अनुवर्तन। ठीक है, ये सूरजमुखी का पौधा है, जिधर जैसे जहां रोशनी होगी, जहां सूर्य होगा, वो पौधा सुबह से सूर्य की तरफ मुंह करेगा, जहां जहां सूर्य घूमेंगे उनकी तरफ पौधा मुंह करता चला जाएगा। ये क्या है? प्रकाश की वजह से अनुवर्तन। ठीक है, ये पॉजिटिव अनुवर्तन है, यानी धनात्मक अनुवर्तन। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपने पौधों में भी देखी होगी। तो पौधे भी एक तरह समझिए कि समझदार होते हैं, उसके अंदर वो उस तरह की सेंस पाई जाती है जैसे हम लोग में तंत्रिका होते हैं, उनमें रासायनिक की वजह से इस तरह से केमिकल जो है चेंजेस होते रहते हैं। ठीक है, अब जैसे आपने देखा वृद्धि के कारण गति, हाँ, अब 2 गतियां होती हैं, एक वृद्धि के कारण, एक बिना वृद्धि के कारण। जैसे अब लौकी, कद्दू, हमने बताया कि चीजें कोई डाल मिल गई या कोई खंभा मिल गया तो उसी के हिसाब से वो बढ़ते, तो उसमें बढ़ती कुछ नहीं है, उनके जो पादप के हार्मोन्स होते हैं इस तरह से वो होते हैं कि जो सिरा बढ़ती कैसे है। आपने कोई खंभा ले लिया, जिस मान लो खंभा है, इस खंभे पर चारों तरफ ये कैसे फैलती है, टेढ़ी दिशा की सीधी क्यों नहीं जाती है? अब ये यहाँ से जहां से टच है इसकी दिशा से ये क्या करता है, इधर वाला भाग कम विकसित होगा। जैसे ये टहनी है, टहनी के इधर वाला भाग कम विकसित होगा, इस तरफ वाला भाग ज्यादा विकास करेगा। तो उससे क्या होगा, इसने ऋणात्मक अनुवर्तन दिया, इसने धनात्मक दिया, ये बढ़ा और ये नहीं बढ़ा, तो ये धीरे क्या होगा, कर्व होगा, ये मुड़ता हुआ धीरे इस तरह से धीरे 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 इसकी वृद्धि ऊपर बढ़ती चली जाएगी और इसका प्रतान जो है वो पूरी तरह से इसको जहां तक उसकी हाइट होगी वो छेक लेगा। ठीक है, तो ये चीजें होती है। प्रतान का वह भाग जो प्रतान क्या होता है, जो बॉडी पार्ट होता है पौधे का, जैसे मटर का जो तना है उसको बोलते हैं प्रतान। ठीक है, जो पूरी तरह से जो है राउंड करके उस खंभे पे जा रहा है उसको प्रतान बोलते हैं। जो सिरा टच होगा प्रतान का वहां कम वृद्धि होगी, जो बाहरी सिरा है उसमें वृद्धि ज्यादा होगी। तो उसी तरह से वो धीरे 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 वृद्धि के साथ आगे बढ़ता चला जाएगा, इसको अनुवर्तन कहते हैं। ठीक है, अब देखिए प्रतान का वह भाग जो वस्तु से दूर होता है, वस्तु के पास वाले भाग की तुलना में तेजी से गति करता है, इसे प्रतान वस्तु के चारों तरफ लिपट जाती है। सेम चीजें हैं, समझ लें, लिखें अपनी भाषा में। आप लोग के एग्जाम्स आने वाले हैं, एग्जाम की डेट भी आ गई है और सब कुछ आपको यहाँ से आप किसी चैनल पे आपको एग्जाम की स्कीम्स वगैरह सब डाल दी जाएगी। जिनको ना मिले या ना समझ में आए ये वो जो है मेल कर सकते हैं, SMS कर सकते हैं, व्हाट्सएप में या टेलीग्राम में कहीं भी जा करके आप सूचित कर सकते हैं, आपको फिर से भेज दिया जाएगा। सारी स्कीम्स की सारी सूचनाएं, एग्जाम की सारी जानकारी आपको यहाँ से दे दी जाएगी। उसके लिए बेफिक्र रहें, सिर्फ आप मन से पढ़ाई करें। तो ये चीज़ें एक बार समझ लें और लिखें अपने मन से कि होता क्या है, अनुवर्तन क्या है। ठीक है, किस तरह से अनुवर्तन होता है, किस तरह से वृद्धि के साथ गति होती है, किस तरह बिना वृद्धि के गति होती है, अनुवर्तन धनात्मक क्या होता है, ऋणात्मक क्या होता है, समझ लें, दिमाग में उसको बैठा लें, भाषा अपनी इस्तेमाल करें। ठीक है, उस तरह से लिखें, आराम से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, यह प्रकाश। हाँ, अब अनुवर्तन क्या है, वृद्धि के कारण गति, ये दिशिक या अनुवर्तन गतियां उद्दीपन के कारण होती है। सीधी सी बात है, प्रतान का वह भाग सुना है आपने। प्रकाश अनुवर्तन, जो प्रकाश की तरफ बढ़े, देखा ही आपने, वो गुरुत्वानुवर्तन, पृथ्वी की तरफ या दूर की तरफ गति। अब जैसे आपने देख लिया, एक पौधे को लगा दिया, जब उसकी जड़ों में उसकी जड़ों का गुरुत्वाकर्षण धरती की तरफ बढ़ रही है तो समझ लो पृथ्वी गुरुत्व की वजह से हो रही है। अगर ऊपर की तरफ भाग रही है तो समझ लो कि ये ऋणात्मक अनुवर्तन दे रही है। ठीक है, अब रसायन अनुवर्तन, कभी कभी आपने देखा होगा कि बहुत सारी चीजें, हाँ, जैसे जलानुवर्तन, पानी की तरफ जड़ों की गति। अब पानी, किसी पौधे को पानी दे दिया, उसकी जड़ें पानी की तरफ बहुत तेज दिशा में भागने लगती हैं, तो ये हो गया जलानुवर्तन, ये धनात्मक हो गया। अगर पानी रखते ही वो जड़ दूसरी दिशा में भागनी शुरू कर दे तो समझ लो ये ऋणात्मक अनुवर्तन है। तो ये होते हैं प्रकाशानुवर्तन, गुरुत्वानुवर्तन, रसायनानुवर्तन, परागनली की अंडाशय की तरफ गति। ठीक है, जलानुवर्तन, पानी की तरफ जड़ों की गति। अब ये सारे अनुवर्तन होते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें क्या होती हैं, अनुवर्तन होती हैं। ठीक है, अनुवर्तन मतलब किसी भी उद्दीपन की वजह से, किसी भी कारक की वजह से अपने गति को परिवर्तित करना, अपनी वृद्धि को परिवर्तित करना, अपने आप को उसके अनुकूल बनाने की क्रिया को अनुवर्तन कहते हैं। ठीक है, उस कारक की उपस्थिति से जो भी चेंजेस किए जाते हैं उसको अनुवर्तन बोलते हैं। ठीक
ठीक है, वो प्रकाश की वजह से होता है, जल की वजह से हो सकता है, गुरुत्वाकर्षण की वजह से भी हो सकता है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब पादप हार्मोन्स, पहले पौधों के हार्मोन्स पढ़ते हैं, फिर जीवों में हार्मोन पढ़ते हैं। हार्मोन वो रसायन है जो पौधों की वृद्धि, विकास व अनुक्रिया का समन्वय करते हैं, कंट्रोल, कोऑर्डिनेशन। अब ये सारी चीजें होती कहाँ से हैं? हार्मोन्स की वजह से, रसायन की वजह से, क्योंकि उनमें कोई करंट या कोई तंत्रिका तंत्र नहीं है जो कि सूचना दे, जो कि बढ़ाए घटाए चीज़ों को करे। तो इसके लिए क्या होते हैं? हार्मोन्स होते हैं जो बॉडी को कंट्रोल करते हैं। किस किस तरह के हार्मोन होते हैं पौधों में, आइए उसे पढ़ते हैं। अब देखिए, बहुत ज़्यादा डिटेल इनका नहीं आपके सिलेबस में दिया गया है, सिर्फ कौन से हार्मोन है, कौन से हार्मोन किस तरह के काम में आते हैं, ये सारा कुछ दिया गया है पौधों में। ये आपके ये आपके 4 तरह के हार्मोन आते हैं पौधों में। रसायन, ये रसायन होते हैं, केमिकल्स होते हैं जो पौधों में स्रावित होते हैं। ये क्या करते हैं? पहला है ऑक्सिन। ठीक है, ऑक्सिन हार्मोन का काम क्या है? ऑक्सिन, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट भाग है हार्मोन्स का। ये क्या करता है? पौधे की जो लंबाई है, पौधे के जो तने का जो विकास है, उसमें सहायक होता है। उसकी पौधा कितना लंबा होगा, कितना चौड़ा होगा, कैसा होगा, वो सारा काम, लंबाई सीधा जो है पौधे की लंबाई और ग्रोथ पर नियंत्रण रखता है। पौधा कितना बड़ा होगा, कैसा होगा, कितना लंबा होगा, ये सारा काम ऑक्सिन का होता है। जिन पौधों में ऑक्सिन का श्रावण ज़्यादा होता है वो ज़्यादा बड़े हो जाते हैं। जिन पौधे में ऑक्सिन का श्रावण कम होता है, उनके पोषण की वजह से, पानी नहीं मिला, खाद नहीं मिला, चीज़ें नहीं मिली, वो पोषित नहीं हुए, हार्मोन आपका हार्मोन्स कम आया, इस वजह से क्या होता है? उसकी लंबाई घट जाती है। बहुत सारे आर्टिफिशियल हार्मोन्स भी मार्केट में आने लगे। शाम को देखेंगे छोटी सी लौकी है, सुबह इतनी बड़ी लौकी आपको मिल जाएगी। क्या है? वो सब चीज़ें हार्मोन्स की वजह से होती हैं। उनके इंजेक्शन लगाए जाते हैं मार्केट में, जिससे चीज़ें बहुत बड़ी बड़ी हो जाती हैं। ठीक है, छोटा टमाटर देखा होगा आपने ओरिजिनल, बड़े बड़े टमाटर भी आपने देखे होंगे, कद्दू छोटे देखे होंगे, बड़े बड़े कद्दू भी देखे होंगे, मूली बहुत बड़ी बड़ी देखी होंगी। तो ये सब क्या है? हार्मोन्स की वजह से है। जिनमें हार्मोन का श्रावण कम, उनमें उनकी ग्रोथ कम, जिनमें हार्मोन का श्रावण ज़्यादा, उनका ग्रोथ ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, ऑक्सिन है, ये शाखाओं के अग्रभाग पर बनता है, कोशिका की लंबाई में वृद्धि। ठीक है, प्रकाश अनुवर्तन में, ये प्रकाश अनुवर्तन में सहायक होता है। ठीक है, अगला है जिब्रेलिन। जिब्रेलिन का काम क्या है? ये क्वेश्चन आ सकता है, जैसे क्वेश्चन आ जाएगा ना कि जिब्रेलिन का मुख्य काम क्या है, तो ये क्या करेगा? ये तने की वृद्धि में सहायक होता है कि तना कितना विकास करेगा, इसकी चौड़ाई कितनी होगी, इसकी लंबाई कितनी होगी, उसमें सहायक होता है जिब्रेलिन। यानी पौधे के तनों के विकास में जो उसका तना है, उसकी लंबाई कितनी होगी, वो कितना बढ़ेगा घटेगा, ये सारा कौन करता है? तो आपका आंसर होगा जी जिब्रेलिन। ठीक है, आपका अगला है साइटोकाइन। ये कोशिका विभाजन को तीव्र करता है। जब सेल डिवीजन होगी, इतनी सेल्स बढ़ेंगी, उतना ही पौधे का विकास होगा। तो सेल डिवीजन को जो है पूरी तरह कंट्रोल करता है, उसका कोऑर्डिनेशन करता है, वो करता है आपका साइटोकाइनिन। फल व बीज में अधिक मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, अब है एब्सिटिक एसिड। भाई ये क्या करता है? अब तक जितने भी हार्मोन आपने पढ़े पादपों में, उनका काम क्या था? चीजों को बढ़ाना, वृद्धि करना, ग्रोथ करना। ये निगेटिव हार्मोन है। ठीक है, चीजों को बढ़ा तो लिया, लेकिन कभी कोई होता है ना, ज्यादा लंबा जाता वृद्धि भी चीजों के लिए घातक होती है। तो ये कंट्रोल का काम करता है कि किसकी वृद्धि कहां पर जाके रोक देनी है, कहां से अधिक उसको नहीं बढ़ना है, सारा काम इस हार्मोन का होता है। ठीक है, जैसे पत्तियों का मुरझाना, मुरझा के कब इसकी ग्रोथ रोक देनी है, कब इसको पोषण नहीं देना है, ये सारा काम आपके इस हार्मोन का होता है। और पत्तियों का मुरझाना, मुरझा के डालियों से गिर जाना, ये सारा काम, सारा कुछ कंट्रोल, सारा कुछ कोऑर्डिनेशन होता है आपका एब्सिटिक एसिड का। वृद्धि संदमन या वृद्धि को रोकना, पत्तियों का मुरझाना और तनाव का हार्मोन। ठीक है, ये सारी चीजें, ये सारा काम करता है आपका ये एब्सिटिक। ठीक है, आपने पढ़ लिया ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइन, एब्सिटिक एसिड। ठीक है, इसके बाद आगे देखते हैं। इसके बाद हमारा आता है जंतुओं में हार्मोन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जंतुओं में हार्मोन, ये देखिए, जिस तरह से पौधों में हार्मोन होते हैं, पादपों में हार्मोन होते हैं, जंतुओं में हार्मोन होते हैं, हम लोग की बॉडी में हार्मोन्स होते हैं। जैसा बताया कि जहाँ पर तंत्रिका तंत्र की सीमा खत्म हो जाती है, वहाँ से इनकी सीमा शुरू होती है। ये हार्मोन्स बॉडी को कंट्रोल करते हैं, उसको कोऑर्डिनेशन में ले करके आते हैं। ठीक है, कैसे कैसे काम करते हैं, कौन कौन से हार्मोन होते हैं जो आपके सिलेबस में है, वो देख लेते हैं। ये देखिए,
हार्मोन्स ये वो रसायन है जो जंतुओं की क्रियाओं, विकास एवं वृद्धि का समन्वय करते हैं। अंतःस्रावी ग्रंथियां, ये वो, हाँ, अब हार्मोन्स निकलते कहां से? अंतःस्रावी ग्रंथियां जो अंदर ही अपना श्रावण करती हैं। ये ग्रंथियां होती बॉडी के अंदर होती हैं, जो अपने अंदर से केमिकल्स यानी रसायन का श्रावण करते हैं सीधे ब्लड में। ब्लड में इनका रसायन घुलता है और ब्लड आपने देखा होगा पूरे शरीर में घूमता है, सारी कोशिकाओं में घूमता है। किस कोशिका को कितने हार्मोन्स की जरूरत है, किसका विकास हुआ है, किसका विकास करना है, किसका कम है, किसका ज्यादा है, कंट्रोल होगा कहां से? माइंड से। और कितना हार्मोन किसको देना है, ये सारा काम करेगा माइंड। आपका जितना आदेश देगा उतने हार्मोन्स उस अंग को मिलेंगे। ठीक है, हेड ऑफ डिपार्टमेंट से जितना ऑर्डर मिलेगा उस तरह से उतनी ही ग्रंथियां, उतना ही रसायन या ग्रंथियां श्रावण करेंगी, जो जिसके लिए भी जरूरी होगा। ठीक है, देखते हैं अब। ये वो ग्रंथियां हैं जो अपने उत्पाद रक्त में स्रावित करती हैं, जो हार्मोन कहलाते हैं। अंतःस्रावी ग्रंथियों से जो रसायन निकलते हैं उन्हीं को हार्मोन्स कहते हैं, जो व्यक्ति के शरीर के ग्रोथ के लिए उत्तरदायी होते हैं। ठीक है, अब हार्मोन, अंतःस्रावी ग्रंथियां और उनके कार्य। अब देखिए हार्मोन्स कौन कौन से हैं? थायरॉक्सिन। अब ये देखिए थायराइड, ये क्या होता है? ये थायराइड ग्लैंड होती है जो हमारे गले में यहाँ पे होती है। ठीक है, थायराइड ग्लैंड का काम क्या होता है? थायराइड ग्लैंड का जो काम होता है व्यक्ति के विकास और वृद्धि में सहायक होते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं? हमारे गर्दन में पाए जाते हैं, यहाँ गले में यहाँ पाए जाते हैं। यहाँ पर थायराइड, पैराथायराइड दो ग्लैंड्स होती हैं। ये थायरॉक्सिन हार्मोन है। अवटु ग्रंथि इसको इंग्लिश में बोलते हैं थायराइड। ठीक है, अवटु ग्रंथि हिंदी में कहते हैं। ग्लैंड का नाम है थायराइड, जिसके अंदर से थायरॉक्सिन हार्मोन निकलता है। उस हार्मोन्स का क्या काम होता है? ये कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा, जिनका हमने पचा पढ़ लिया है ना कि प्रोटीन, इन सब का जब पाचन होगा तभी जाकर एनर्जी मिलती है। इनका जो पाचन होता है, इनका जो कंट्रोल होता है, इन सब का काम होता है, इन सबको जो कंट्रोल करने का काम करता है वो काम करता है कौन? थायरॉक्सिन हार्मोन। ठीक है, ये आपका थायरॉक्सिन हार्मोन, ये सारा काम कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का उपपचय। जिससे अब एक चीज आपको बता दें, अभी सर्दियां पड़ रही हैं। ठीक है, आपने देखा होगा कि गर्मियों में क्या होता है, लोगों को एसिडिटी की प्रॉब्लम, खाने की समस्या, आज खा लिया जी, अरे आज तो रात को अब खाना नहीं खाऊंगा, ये चीजें होती हैं। लेकिन सर्दियों में आप खुद देखते हैं चीजें कम होती, खुद अपनी बॉडी पे देखिए। ठंड में क्या होता है, लोग बोलते हैं दबा के खाओ भाई, खूब कस के खाओ, जो खाओगे पच जाएगा। गर्मी आते ही यार गैस बन जाती है, एसिड बन जाती है। क्यों होता है, कभी सोचा है? ये इसलिए होता है, जो थायराइड ग्लैंड होती है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर के। ताप बढ़ेगा तो थायराइड ग्लैंड कम एक्टिव होगी, ताप घटेगा तो थायराइड ग्लैंड ज्यादा एक्टिव होगी। जब ज्यादा एक्टिव होगी ज्यादा हार्मोन देगी, ज्यादा हार्मोन देगी तो पाचन क्रिया कार्बोहाइड्रेट का या प्रोटीन का या वसा का ज्यादा होगा। जब ज्यादा कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा पचेगा तो खाना ज्यादा पचेगा, तो भूख ज्यादा लगेगी, हेल्थ अच्छी बन जाएगी। और गर्मियों में इनका श्रवण कम होता है, खाना कम पचता है, आदमी कम खाता है, तो गर्मियों में व्यक्ति दुबला पतला होता है। लोग कहते हैं अगर बॉडी बनानी है जी, हेल्थ अच्छा करना है तो थोड़ा सर्दी पड़नी शुरू हो जाए, फिर दबा के खाना शुरू करो, ये खाओ वो खाओ वो खाओ, सब पच जाएगा। उन्हें खाली ये पता था हाँ सर्दियों में खाना पचता है। क्यों पचता है? वजह कौन है? आपकी थायराइड ग्रंथि। ध्यान से समझे इन चीजों को, समझ के चलें, जीवन भर काम आएगा। डॉक्टर भी कल को आप बनेंगे तो जिनमें जो प्रॉब्लम होती है पहले आप क्या पूछेंगे? पाचन बहुत दिनों से खराब है जी, नहीं हो रहा है जी, ये हो रहा है हो रहा है, तो आपका दिमाग तुरंत भाई थायराइड तो नहीं बढ़ा है घटा है, उस पर आपका दिमाग जाएगा। तो ये पढ़ाई आपकी शुरू यहीं से हो जानी है। ठीक है, फिलहाल आगे चलते हैं, चैप्टर पे ध्यान देते हैं कि कितना आपके सिलेबस में है। आगे देखिए, ये हार्मोन थायरॉक्सिन का अगला हार्मोन है आपका वृद्धि हार्मोन। ठीक है, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं ग्रोथ हार्मोन। ये कहां से निकलता है? ये पिट्यूटरी ग्लैंड बोलते हैं हिंदी में पीयूष ग्रंथि, जहां से निकलता है आपका ये ग्रोथ हार्मोन, जिसको GH भी बोलते हैं ग्रोथ हार्मोन। ये ग्रोथ हार्मोन निकलता है पीयूष ग्रंथि से, जिसको मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि मास्टर ग्रंथि किसको कहते हैं, तो होता है पीयूष ग्रंथि। हमने बताया था पीयूष ग्रंथि कहाँ होती है? दिमाग के हाइपोथैलेमस नाम के एक गड्ढे में पीयूष ग्रंथि होती है, जो सभी ग्रंथियों के जो ग्रोथ हार्मोन्स हैं उन सबको भी कंट्रोल करती है। कई सारी ग्रंथि को कंट्रोल भी करती है, हार्मोन्स कितना निकलना, खुद तो हार्मोन का श्रवण करती भी है, उनका कंट्रोल भी करती है कि कितना निकलना है कितना नहीं निकलना है। इसीलिए उसको बोलते हैं मास्टर ग्लैंड, मास्टर ग्रंथि। ठीक है,
अब इसका काम क्या है, वृद्धि और विकास का नियंत्रण करना। अब जिसके अंदर पिट्यूटरी ग्लैंड अच्छी, और हाँ एक चीज और है, भावनाओं का भी कंट्रोल कौन करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। और जो जहां से आपकी भावनाएं कंट्रोल होती हैं वो भी सारा काम पिट्यूटरी ग्लैंड का ही होता है, ठीक है। अभी देखें ये चीजें हैं, हाँ पिट्यूटरी ग्लैंड था। अब वृद्धि विकास ये सारा कुछ कंट्रोल किसका होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड का, वृद्धि और ग्रोथ हार्मोन का। बहुत बड़ा चैप्टर है लेकिन आप लोगों ने खाली नाम दिया, उसे कार्य दिया है, तो उतना ही पढ़ें, आगे नेक्स्ट में फिर पढ़ लेंगे हम। उसके बाद आगे आता है एड्रेनलिन ग्लैंड। ये एड्रेनलिन जो आपका एड्रेनलिन हार्मोन होता है, ये अधिवृक्क यानी ये ग्रोथ हार्मोन था, एड्रेनलिन हार्मोन है, ये कहाँ पाया जाता है आपका, अधिवृक्क यानी वृक्क में, किडनी बॉडी में दो किडनी सोचते, किडनी के ऊपर आपका एड्रेनल ग्लैंड होती है, वही एड्रेनल ग्लैंड से ही आपका एड्रेनलिन हार्मोन निकलता है। इसका मेन काम क्या होता है, ये बीपी, हृदय की धड़कन आदि का नियंत्रण आपातकाल में करता है। कभी कभी चीज देखा, हमें डर बहुत जोर से लग जाता है, तो डर का हार्मोन कौन है, कभी सोचा है कि आगे सांप देखा आदमी कांपने लगता है, डर हो जाता है, क्यों हो जाता है, कुछ तो वजह होगी, वजह आपकी ही एड्रेनलिन ग्लैंड है। और ये डर भी आपके लिए अच्छा है, सांप सामने खड़ा हो गया, आप जा रहे हो, सामने अचानक सांप आ गया, डर आ गया अंदर, आप क्या करेंगे, तुरंत भागेंगे, बचने का प्रयास करेंगे। अगर वो डर ना हो, हाँ साहब कोई बात नहीं, साहब ने डंक मार दिया, काम खत्म। तो ये डर भी जरूरी है। ये सब कुछ पूरा कंपोजिशन उस ऊपर वाले ने भाई बनाया हुआ है, पूरा माइंड लगा के, कि कब क्या कैसे क्या करना है, हम आप नहीं जान पाते, सही में इतनी सारी क्रियाएं हमारे हो रही हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, ये सब कुछ ऊपर वाले ने पहले से बना रखा है, ठीक है। ये डर की ग्रंथि है हमारे अंदर। डर का दूसरा मतलब होता है अलर्टनेस। किसी चीज के प्रति आप अलर्ट या तैयार तब होंगे जब उससे आपको डर होगा। एग्जाम में क्या होता है, आदमी को डर होता है ना, यार फेल ना हो जाए कहीं, मन से पढ़ता है, और नजदीक आता है और पढ़ता है, और नजदीक आता है और पढ़ता है, घंटे भर उसके बढ़ते चले जाते हैं। लेकिन ये जो डर है, कहते अति बहुत ज्यादा चीजों की नहीं होनी चाहिए, अति सर्वत्र वर्जयेत। कभी किसी चीज का एक्सेस नहीं होना चाहिए। डर बहुत अधिक बढ़ गया तो आदमी कहाँ चला जाता है, बीपी बढ़ गया, कोमा में चला गया, टेंशन में चला, डिप्रेशन में चला गया, जो तो फेल हो जाऊंगा, अब तो पढ़ा नहीं, अब तो मेरा कुछ नहीं हो सकता। तो वो चीजें वो सेकंड दूसरी लेवल है। तो ये डर ज्यादा बढ़ जाता है, चीजें खतरनाक हो जाती है, आदमी को हार्ट अटैक आता है, वहीं मर जाता है, अलग चीजें हो जाती हैं। लेकिन एक कंट्रोल वे में अगर हार्मोन्स बैलेंस है तो उसी लेवल तक आएगा जो लेवल उसके लिए उचित होगा, ठीक है। आगे देखते हैं। अभी आपका क्या है, वृद्धि हार्मोन हो गया एड्रेनलिन। ये आपका डर, अगर कभी क्वेश्चन आए भी इस तरह के लोग पूछने कि डर का हार्मोन कौन सा है, वो आपका एड्रेनल है, अक्सर कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका इंसुलिन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका इंसुलिन। इंसुलिन जो है भैया आपका, हाँ इंसुलिन पाया जाता है आपका अग्नाशय में। इंसुलिन हार्मोन अग्नाशय में पाया जाता है, ये पेट के उदर के नीचे होता है। ये रक्त में शर्करा की मात्रा का नियंत्रण करता है। लोग कहते हैं ना कि अगर सुना होगा आपने, भैया फलाने को शुगर है, इंसुलिन का इंजेक्शन ले रहे हैं। जब इंसुलिन की मात्रा घटेगी तो शुगर बढ़ेगा, जब इंसुलिन की मात्रा बराबर होगी तो शुगर मेंटेन रहेगा। ये आपकी बॉडी में जो शुगर बन रहा है, जो कार्बोहाइड्रेट जा रहा है, जो ग्लूकोज बन रहा है, शुगर बन रहा है, उसकी मात्रा को नियंत्रित करता है, ठीक है। ना बढ़ने देता है ना ही घटने देता है। अगर बढ़ रहा है शुगर तो इंसुलिन और स्रावित करके उसको मेंटेन करेगा, ठीक है। आगे देखो, इसके बाद है आपका लिंग हार्मोन। ये है आपका जनन प्रक्रिया के लिए जरूरी होते हैं लिंग हार्मोन, यानी नर है तो नर में होते हैं लिंग हार्मोन, दो तरह के होते हैं। नर में होते हैं टेस्टोस्टेरोन जो नर में पाए जाते हैं, और मादा में पाए जाते हैं एस्ट्रोजन। ये होते हैं जब व्यक्ति 14 से 15 साल की एज क्रॉस करता है तो फिर युवावस्था में आने लगता है। तो युवावस्था के जो चेंजेस आते हैं, दाढ़ी आना, मूछें आना, आवाज का भारीपन हो जाना, मसल्स में ग्रोथ होना, लंबाई बढ़ना, यंग होना, ठीक है, शरीर जगह जगह जो है चीज़ों का ग्रोथ होना, ये सारा जो है कंट्रोल करते हैं लिंग आपके ये होते हैं लिंग हार्मोन, ठीक है। मादा में उनकी आवाज़ का पतली हो जाना, बॉडी का विकास होना, शरीर पे फैट आ जाना, ये सारा काम करता है उनका जो है लिंग हार्मोन, ठीक है। ये उनका काम होता है जो व्यक्ति को युवावस्था में लेकर के आता है। तो हर एक स्टेज पे एक हार्मोन आपके शुरू होते हैं जो बॉडी को उस तरह से कोऑर्डिनेशन देते हैं, समन्वय देते हैं, कंट्रोल देते हैं, ठीक है। तो ये आपका परिपक्वता देते हैं। ये इनके ये अंडाशय में पाया जाता है और ये इनके वृषण में यानी टेस्टिस में पाया जाता है, ठीक है। तो ये सारे थे हार्मोन जो वृद्धि के लिए आवश्यक हैं, ये सारी चीज़ें हैं। इसके बाद अगला आपका
अब देखिए आप क्वेश्चन आता है आयोडीन युक्त नमक क्यों आवश्यक है। ये थायराइड को एक्चुअली थायराइड जो ग्लैंड हमने बताया ना गले में होती है, उसको थायराइड ग्लैंड को थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए आयोडीन की बहुत ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है, उसी वजह से बनता है उसी के। तो अगर वो आयोडीन कम होगा तो थायरॉक्सिन कम बनेगा और इसके जो मतलब घेघार होगा, उसको बोलते हैं गाइटर की बीमारी, उसकी कमी से, आयोडीन की कमी से हो जाता है। अक्सर आपने पढ़ा होगा बचपन में टीवी एड्स वगैरह में देखा आयोडीन युक्त नमक ही खाना है जी, ठीक है। अब डायबिटीज़, इस बीमारी में रक्त में शर्करा का स्तर बढ़ जाता है, ठीक है, कारण अग्नाशय ग्रंथि द्वारा स्रावित इंसुलिन हार्मोन की कमी के कारण होता है, ठीक है। इंसुलिन जब कम होगा तो शुगर बढ़ जाएगी ऑटोमेटिक, ठीक है, और ये शुगर को कंट्रोल करता है। इसका उपचार क्या है, इंसुलिन का इंजेक्शन लोग लगाते हैं और बहुत सारी क्रियाएं हैं, बहुत सारी मेडिसिन भी अब तो आ गई हैं जो कि शुगर को कंट्रोल करती हैं। पुनर्भरण की क्रिया विधि क्या है, हार्मोन का अधिक या कम मात्रा में स्रावित होना हमारे शरीर के लिए हानिकारक है और पुनर्भरण प्रक्रिया यह सुनिश्चित करती है कि हार्मोन सही मात्रा में सही समय पर स्रावित हो। उदाहरण के लिए रक्त में शर्करा के नियंत्रण विधि कैसे होती है, ये देखें आप, ब्लड में शर्करा बढ़ गई, उसके बाद अग्नाशय द्वारा सूचना पहुंची जी शर्करा बढ़ी हुई है, तुरंत इंसुलिन का श्रावण होगा, उसके बाद शर्करा की मात्रा घट जाएगी, फिर अग्नाशय द्वारा इंसुलिन का फिर इंसुलिन नहीं बनेगी, उसके बाद बोलेंगे जी अब भोजन में बंद करो, पुनर्भरण भेजना, यानी अब जो है पूरी क्रिया कंप्लीट हो गई, अब दूसरा और कोई कार्य नहीं करना। ये सारा कुछ हार्मोन्स पे ही डिपेंड है जी, ठीक है, ये सारा बॉडी खुद बनाती है, बॉडी अपने आप को प्रश्न जो है नियंत्रित करती है इन सारी चीज़ों से। ये था आपका आज का चैप्टर कि चीज़ों को किस तरह से हार्मोन्स के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। आपने अब तक पढ़ा बॉडी में जो हार्मोन्स होते हैं, बॉडी का कितना विकास करना है कितना नहीं करना है, इनकी जब ये इम्बैलेंस होता है, देखो किसी की आवाज़ बहुत भारी हो जाती है तो थायराइड क्या होता है, बढ़ गया तो आवाज़ भारी हो गई। अब बॉडी की बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो गई, थायराइड बढ़ गया, कम ग्रोथ हो, दुबला पतला जो है छोटा मोटा सा आदमी हो गया, यानी थायराइड जो ग्रोथ हार्मोन है, ग्रोथ हार्मोन्स कम स्रावित हुआ, यानी उसकी ग्रोथ पूरी तरह से कम हो गई। तो कम होगा तो ग्रोथ कम होगी, ज़्यादा होगा तो ग्रोथ ज़्यादा होगी, समझ रहे हैं। तो ये हार्मोन्स बॉडी को पूरी तरह से बॉडी के वृद्धि और विकास में सहायक होते हैं। और जो आपका तंत्रिका तंत्र है, बॉडी पर किसी भी तरह का कारक जो उद्दीपन देता है, कोई भी कारण देता है, उसको हर सूचना को बॉडी तक पहुंचाना, उस सूचना को कैसे हैंडल किया जाए, ये क्षमता देने का कार्य, ये समझने और समझाने का कार्य तंत्रिका कोशिकाएं करती हैं, जो सूचना लेती हैं और धीरे मेरुरज्जु से लेकर मस्तिष्क और दिमाग तक सूचना पहुंचाती हैं। दिमाग उस पर एक्शन लेता है, हाँ जी अब ये काम करना है, ये सारा काम तंत्रिकाओं का है, ठीक। तंत्रिका कार्य सूचना लेना, बॉडी को एक्शन में लाना है। हार्मोन्स का काम बॉडी की वृद्धि और विकास को नियंत्रण करना है। समझ गए। इन चीज़ों को एक बार बार वीडियोस को देख करके आप चीज़ों को समझिएगा, समझ के फिर अपने हिसाब से नोट बनाइएगा। ये तो नोट्स आपके लिए अवेलेबल भी है, अपनी भाषा में अपने नोट्स बनाइएगा, समझिएगा, इसको खुद लिखिएगा, ठीक है। काफ़ी अधिक आपको सहायता देने वाला है ये चैप्टर। और आशा करता हूँ कि इस चैप्टर जितने भी क्वेश्चंस बने आप लोग ये चुटकियों में हल कर लें, क्योंकि एक बार अगर समझ गए तंत्रिका तंत्र का कार्य, हार्मोन्स का काम पादपों में या जीवों में, तो क्वेश्चंस को करना कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा, ठीक है। इसलिए उम्मीद करता हूँ आप लोग को समझ में आया होगा। जो चीज़ें इसमें ना समझ में आई हो आप कमेंट जरूर कर दीजिएगा, कमेंट डालिएगा, SMS करिएगा, टेलीग्राम पे जाइएगा, टेलीग्राम पे आप सूचित करिएगा, व्हाट्सएप ग्रुप में आप मैसेज डाल दीजिएगा कि सर ये चैप्टर नहीं समझ में आया, ये पॉइंट आपका नहीं समझ में आया, फिर से हम समझाने की कोशिश करेंगे। एग्जाम नज़दीक है, कोई भी क्वेश्चन छोड़िएगा मत, पूरी तरह से करके आएगा। समझते जितना चलेंगे उतना ही आपके लिए आसान होता रहेगा, ठीक है। तो बस आज का चैप्टर यहीं तक, ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है आपका। अब नेक्स्ट मिलेंगे अगले वीडियो में, अगले चैप्टर में, उस चैप्टर को शुरू करेंगे, ठीक है। तब तक आप इस वीडियो ये जो अब तक पढ़ाया गया उनका रिवीजन कर लें, पढ़ लें, क्योंकि अगली चीज़ समझ में आपको तभी आएगी जब पिछले चैप्टर्स को अच्छी तरह से आपने पढ़ लिया होगा, ठीक है। तो रिवीजन करते रहें और अगले वीडियो देखते रहें। अब मस्त रहें, खुश रहें, स्वस्थ रहें, अपने माता पिता का अनुपालन, अपने माता पिता का सम्मान करते रहें, जो है उनका सम्मान करते रहें, भगवान का नाम लेते रहें, पढ़ते रहें, लिखते रहें, खुश रहें, स्वस्थ रहें। इसी भाषा के साथ जय श्री राम। मिलते हैं अगले वीडियो में।